सभी प्यारे प्रथम वर्ष के बच्चों को मेरा सादर नमस्कार और इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम राजलक्ष्मी त्रिपाठी है और मैं शासकीय मोहनलाल हरगोविंद दास गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय में सह प्राध्यापक हूँ। मैं आहार एवं पोषण विषय के अंतर्गत आपको प्रथम प्रश्न पत्र आधारीय पोषण पढ़ाऊँगी। आज हम पहली इकाई की चर्चा करेंगे। पहली इकाई में पहला जो शीर्षक है वह है भोजन की अवधारणा। तो भोजन से आप क्या समझते हैं, उसके साथ ही हम पढ़ेंगे पोषण क्या होता है और इन दोनों का समन्वय होने पर जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार शरीर की वृद्धि होती है, विकास होता है और पोषण प्राप्त करके हम किस तरह से एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि भोजन किसे कहा जाता है। जब से हमारा जन्म होता है तब से हम भोजन ग्रहण करते हैं। वह हमारी उम्र के अनुसार अलग अलग रूपों में हमें प्राप्त होता है। जन्म के समय नवजात शिशु को अपने माता के दूध के रूप में भोजन प्राप्त होता है और उससे प्राप्त पोषण से वह क्षण शनै अपने शारीरिक वृद्धि को पूर्ण कर मानसिक वृद्धि की ओर बढ़ता है। मानसिक और शारीरिक वृद्धि दोनों साथ साथ होती है। भोजन में हमको ये समझना जरूरी है कि पेट भरने के लिए या अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं वे सभी भोजन की श्रेणी में आते हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई भी ऐसे पदार्थ जिससे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचे या स्वभाव में वो विषैले हों अथवा हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाएं, भोजन में शामिल नहीं किए जा सकते। भोजन की परिभाषा में प्रत्येक वह पदार्थ जो ग्रहण करने योग्य है उसको हम शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण शीर्षक हमको समझना जरूरी है वह है पोषण। पोषण प्राप्त होता है इन खाद्य पदार्थों में उपस्थित रासायनिक तत्वों से जो कि अलग अलग नामों से हम जानते हैं और उनके शरीर के अंदर जाने के पश्चात जितनी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह अलग अलग परिणाम देते हैं। इनके बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात जो आपको समझना है वह है भोजन के कार्य, कि भोजन शरीर में जाने के पश्चात या ग्रहण करने के पूर्व या जब परोसा जाता है उस समय भी उसके किस प्रकार के कार्य होते हैं। साथ ही हमको जितने पोषक तत्व हैं उसकी विस्तृत रूप से जानकारी के अंतर्गत उस प्रत्येक पोषक तत्व के कार्य, दैनिक ली जाने वाली मात्रा, उनके महत्वपूर्ण स्रोत, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां या अवस्थाएं और उनकी अधिकता से भी शरीर में जो परिवर्तन देखे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन आधारीय पोषण के अंतर्गत करना है। सबसे पहले हम पोषण को समझ लेते हैं। पोषण हमें प्राप्त होता है वह रासायनिक तत्वों से और ये रासायनिक तत्वों को हम दो श्रेणियों में मुख्यतः बांट सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पदार्थ और स्थूल पदार्थ। सूक्ष्म या मैक्रो यानी अधिक मात्रा में लिया जा सकने वाला पदार्थ ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा है वसा या फैट्स। सूक्ष्म पदार्थों में दो श्रेणी आती है, मिनरल्स या खनिज लवण और विटामिन्स। इनमें भी अन्य कई प्रकार की लंबी सूची है जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। जब हम स्थूल पदार्थों की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा हमारे भारतीय लोगों के लिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद द्वारा तय की जाती है। अन्य अगर आप जानकारी प्राप्त करेंगे तो वह विदेशी जो सभ्यता के लोग हैं उनके अनुसार होती है। हमें जो फॉलो करना है, हमें जो मान्यता प्राप्त है वह NIN या ICAMR के द्वारा प्रस्तावित मात्राएं होती हैं। जब हम भोजन के कार्यों की बात करते हैं तो उन कार्यों को हम 4 श्रेणियों में मुख्यतः बांट सकते हैं। पहला है शारीरिक कार्य, दूसरा है मानसिक कार्य, तीसरा है सामाजिक कार्य और चौथा जो हम समझ सकते हैं
वह है आर्थिक कार्य। सबसे पहला है शारीरिक कार्य। शरीर की वृद्धि और विकास पोषण से ही संभव है और पोषण हमें भोजन से प्राप्त होता है। शारीरिक विकास में सबसे पहले हमारा मानसिक विकास और शरीर के ऊंचाई, लंबाई, वजन आदि में बढ़ोतरी शामिल है। और जब हम इसके वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें भी हमारे जो मानक मापदंड हैं उनके अनुसार उम्र और गतिविधि से विकास को नापा जाता है। मानसिक विकास के अंतर्गत हम इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कोई खुशी या अवसाद का अवसर आता है तो भोजन हमारा एक मुख्य स्रोत होता है। अगर आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है तो आप अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देते हैं, उनको भोजन पर आमंत्रित करते हैं और अपने पसंद की चीज़ें उसमें शामिल करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपका किसी दिन मन उदास है तो आपकी माँ आपके पसंद का भोजन बनाती है और जब आप अपने पसंद का भोजन खाते हैं तो आपको प्रसन्नता का अनुभव होता है। यह उसका मानसिक विकास का या मनोवैज्ञानिक प्रभाव हम इसको समझ सकते हैं। इसके साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए भी भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत प्रत्येक घटना में भोजन एक अविभाज्य अंग के रूप में शामिल है। जब हमारा जन्म होता है तो पहला भोजन जो शिशु प्राप्त करता है वह माँ का दूध होता है और जब उसका अन्न उसकी माँ को पहली बार खिलाया जाता है तो उसमें हम छठी कहते हैं और उसमें एक विशेष प्रकार का फंक्शन होता है, एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम विशेष प्रकार के भोजन को बनाकर धात्री माँ को देते हैं। तो प्रत्येक अवसर पर, चाहे वो आपका पहला जन्म वर्ष हो, अन्नप्राशन की परंपरा हो, शादी हो या मृत्यु जैसा दुखद अनुभव हो, उसमें भी हमारे यहाँ भोजन के संबंधित विशेष नियम है, क्योंकि भोजन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है और सामाजिक प्रभाव है। अगर कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति की, साधन संपन्न व्यक्ति की बेटी की शादी होती है तो उसके यहाँ का जो भोजन होता है वह उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। इसी प्रकार अगर कोई सामाजिक रूप से निशक्त या कमज़ोर व्यक्ति के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो पुनः हम भोजन के माध्यम से उसकी सामाजिक अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक, मनोवैज्ञानिक इन तीनों चीज़ों को जोड़ते हुए आर्थिक रूप से भी भोजन हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन जो परोसा जाता है, जो हम अपने बच्चों को टिफ़िन्स में देते हैं या अन्य किसी सामाजिक अवसर पर प्रदर्शित करते हैं, वह हमारी आर्थिक संपन्नता का प्रतीक भी होता है। कई बार अपनी उस संपन्नता को दिखाने के लिए भी भोजन को एक विशेष तौर पे परोसा जाता है। तो भोजन के कई प्रकार के कार्य हैं जिनमें से ये सभी कार्य शारीरिक कार्य के अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाते हैं। इसके साथ ही अब जब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैं यहाँ पुनरावृत्ति करूँगी जिससे कि आप इसको अपने स्मरण में पुनर्स्थापित कर पाएँ। सूक्ष्म मात्रा में लिए जाने वाले पदार्थ और स्थूल मात्रा में लिए जाने वाले पदार्थ। इसमें कार्बोहाइड्रेट पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हम सबसे अधिक मात्रा में अपने भोजन में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है और यह ऊर्जा त्वरित प्राप्त होने वाली होती है, जैसे कि ग्लूकोज या शक्कर। ग्लूकोज शक्कर में ही एक अणु के रूप में उपस्थित रहता है। तो कभी भी आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसकी निश्चेतना हो जाती है, तो हम तुरंत उसको ग्लूकोज का घोल देते हैं, क्योंकि मस्तिष्क केवल ग्लूकोज की ऊर्जा पर ही कार्य करता है। शरीर में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी, यानी रक्त में उसकी कमी हो जाएगी, तो तुरंत व्यक्ति बेहोश हो सकता है, अपनी चेतना को खो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो कि तुरंत प्राप्त होती है। इसके साथ दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की मांसपेशियों को
और सभी कोशिकाओं के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रोटीन गुणवत्ता युक्त नहीं प्राप्त होगा तो बच्चे में, अगर हम शिशु की बात करें, तो उसका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। वह बच्चा जब वयस्क होगा तो मानसिक रूप से कमज़ोर की श्रेणी में आएगा। आप सभी IQ इस शब्द से भली भांति परिचित हैं, जिसको कि हम इंटेलिजेंट क्वोशंट कहते हैं। इसका सीधा संबंध बच्चे के द्वारा पहले जन्म के पहले से जो जन्म के बाद दूसरे वर्ष तक का जो उसका जन्मदिन होता है, वह 1000 दिवस गिने जाते हैं और प्रोटीन की गुणवत्ता उसके इस 1000 दिवस में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिससे कि उसका IQ 10 से 12 पॉइंट तक विकसित हो सकता है। अगर पोषण कम होगा, प्रोटीन की मात्रा कम होगी, तो उसका IQ सामान्य से कम हो जाएगा। IQ विषय नहीं है, परंतु मैं यहाँ आपको जानकारी देना चाहूँगी। 68% लोगों का IQ 65 से 105 के मध्य होता है, जो सामान्य IQ माना जाता है। अगर 70 से कम IQ है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर माना जाता है, और अगर IQ 135 से ऊपर है तो उसको हम जीनियस या अत्यंत प्रतिभावान व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, पोषण का सीधा संबंध आपके भविष्य में होने वाली जीवन की गुणवत्ता से निर्धारित होता है, और जो इसके प्रति कॉन्शियस होते हैं उनके जीवन की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है। ये 1000 दिनों का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ द्वारा दी गई है, जो कि हमारे देश में और सभी उन्हीं देशों में जहाँ के हम विकसित होने वाली श्रेणी में शामिल हैं, वहाँ पर वो इस अवधारणा पर कार्य करते हैं। हमारे देश में भी लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि युवा प्रतिभावान हो, जिसके लिए उनके जीवन के प्रथम 1000 दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें प्रथम दिवस में 1000 दिवस में प्रथम जो 3 भाग बांटे गए हैं, उसमें प्रथम भाग है 270 दिवस, जबकि बच्चा माँ के पेट में रहता है, उस समय माँ का पोषण महत्वपूर्ण है। जब 180 दिन उसके 0 से लेकर 6 माह तक की अवधि होती है, और 7 से लेकर 24 माह तक की उम्र उसके दूसरे जन्मदिन तक शामिल की जाती है। तो प्रोटीन अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके मानसिक विकास के लिए। माँओं को इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और विशेष तौर पर जो बच्चियां हैं, बेटियां जो इस विषय को पढ़ती हैं, उनके लिए ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि वे भविष्य में माँ की भूमिका निभाएंगी। अगर आप इस चीज़ के महत्व को समझ लेते हैं तो आपके बच्चे से आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो भविष्य में क्लास में प्रथम आ पाए, रेस में प्रथम आ पाए, या किसी भी प्रदर्शन में वह सर्वश्रेष्ठ दे पाएगा। इसके पश्चात दूसरा पोषक तत्व है वसा, फैट। हमारे पास कुछ चीज़ें रिजर्व में होना चाहिए, तो शरीर में भी यह ऊर्जा का रिजर्व सोर्स होता है, जो कि धीरे धीरे ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप वसा का सेवन करते हैं तो आपकी नसों की स्वास्थ्य के साथ साथ यह ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन इसकी एक निर्धारित मात्रा ही आपके आहार में ली जानी चाहिए। अगर उससे अधिक आप लेते हैं तो निश्चित रूप से यह अधिक कैलोरीज के रूप में शरीर में जमा हो जाएगा और आपका वजन सामान्य से अधिक हो सकता है। अब हम सूक्ष्म रूप से महत्वपूर्ण कुछ खनिज लवणों की चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे विटामिन्स के बारे में। तो खनिज लवणों की जब हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जिससे हमारा परिचय है वो है लौह लवण, यानी कि आयरन। आप लोगों ने यह शब्द बहुतायत सुना होगा, एनीमिया, जिसको कहते हैं खून की कमी। अगर शरीर में खून की कमी होती है तो हमारे देश में सबसे अधिक खून की कमी का कारण लौह लवण की कमी होना है। वैसे एनीमिया 12 कारणों से होता है, जिसमें प्रोटीन की कमी भी शामिल है, फोलिक एसिड की कमी शामिल है, विटामिन सी, अन्य कई ऐसे पदार्थ हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है। परंतु भारतवर्ष में इसका समानार्थी शब्द एनीमिया का है लौह लवण की कमी। वह इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाओं में और बच्चों में, और अब तो वर्तमान में पुरुषों में भी एनीमिया देखा जाता है। एनीमिया होने पर रक्त की मात्रा सामान्य से कम होती है
और ऐसे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताएं कम हो जाती है। वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। और जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, आप जो पढ़ते हैं तो पहले आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, और अगर किसी तरह आप ज़बरदस्ती उस किताब के साथ या विषय के साथ बैठते हैं तो आपको जो पढ़ते हैं वो स्मरण नहीं हो पाता है, आपको याद नहीं रह पाता। तो लौह लवण की कमी हमारे शरीर में इस तरह के लक्षण पैदा करती है, इसलिए इसका सामान्य स्तर का होना अत्यंत आवश्यक है। यह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आहार द्वारा लिया जाता है। जब भी आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो वह कहता है हरी सब्जी खाओ, खून की कमी है। हरी सब्जी खाने का मुख्य कारण ये है कि उसमें जो हरे रंग का पदार्थ है जिसके कारण वह हरी दिखाई पड़ती है, उसकी संरचना हमारे शरीर के हीमोग्लोबिन से बहुत अधिक मिलती है। हमारे शरीर में जहाँ पर आयरन जुड़ा होता है वहाँ पर उसमें मैंगनीज़ जुड़ा होता है, और हमारा शरीर जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो मैंगनीज़ को हटाकर आयरन जोड़ लेता है और हीमोग्लोबिन आसानी से बन जाता है। इसलिए हरी पत्तेदार सब्जियों को खून बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक यह स्रोत है जिसको आप आसानी से स्मरण रख सकते हैं। दूसरा सूक्ष्म पदार्थ जो अत्यंत आवश्यक है वो है आयोडीन। आयोडीन अगर गर्भावस्था में कम मात्रा में लिया जाता है तो ऐसी माँ के बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं, जिसको हम अंग्रेज़ी में क्रेटिन्स, या जब वो बड़े हो जाते हैं जन्म के बाद तो उनको हम स्पेशल चिल्ड्रन में ट्रीट करते हैं, जो कि मानसिक रूप से पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं। व्यक्ति की उम्र, बच्चे की उम्र 20 वर्ष भी हो जाती है, लेकिन उसका मानसिक विकास 3 या 4 साल की उम्र के बच्चे के समान ही होता है। और यह इसलिए होता है कि गर्भावस्था में अगर आयोडीन की कमी है तो मानसिक विकास नहीं हो पाता। और आयोडीन, आपको महत्वपूर्ण समझना जो बिंदु है वह यह है कि हमारे देश में नमक के माध्यम से आयोडीन को बहुत अधिक प्रसारित किया गया है, परंतु उसमें कहीं भी यह सूचना नहीं लिखी होती कि गर्म करने पर आयोडीन का नमक हमारे शरीर के लिए उपलब्ध नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप नमक का उपयोग अगर आयोडीन प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो जो भी वस्तु में आप उस नमक को डाल रहे हैं उसका तापमान सामान्य रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। अगर वह उबलते, खौलते या गर्म अवस्था में डाला जाएगा तो उस नमक का आयोडीन आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। अगला जो सूक्ष्म पदार्थ है या सूक्ष्म पोषक तत्व है वो है कॉपर। कॉपर या तांबा हमारे शरीर की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। कोएंजाइम क्या होता है, यह आप जैव रसायन की कक्षा में अवश्य पढ़ेंगे। यह एक आवश्यक तत्व होता है जो कि पूरी पाचन की क्रिया, अवशोषण की क्रिया को पूर्ण करने के लिए उपस्थिति इसकी आवश्यक होती है। अभी आप वर्तमान में कोविड से लड़ने के लिए जिंक की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जिंक भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म का अर्थ मैं पुनः यहाँ पर आपको स्मरण दिलाऊंगी कि बहुत ही कम मात्रा में उपयोग में आने वाला। यह हमारे जितने भी सूक्ष्म पदार्थ है यह चयापचय की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु चयापचय की क्रिया को पूर्ण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं इनकी उपस्थिति। तो जिंक भी एक ऐसा ही खनिज लवण है जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रतिरोधक क्षमता हमारी सफ़ेद रक्त कणिकाओं के माध्यम से बनती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ 6 प्रकार की होती है। यह अब जो शारीरिक जो फिजियोलॉजी का क्लास है उसमें आप इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। अगला पोषक तत्व है मैंगनीज़। ये भी बहुत ही कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसके साथ ही जो अगला पोषक तत्व जानना आपको ज़रूरी है वह है आयोडीन, मैंने बता दिया। अगला पोषक तत्व हम विटामिन्स की चर्चा कर लेते हैं। विटामिन्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक वे विटामिन जो कि जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स के नाम हैं विटामिन ए, डी, ई और के।
इसके साथ ही जल में घुलनशील विटामिन्स हैं विटामिन बी, जिसके कि 8 मेंबर्स होते हैं और बी कॉम्प्लेक्स के रूप में हम उसको जानते हैं। और साथ ही विटामिन सी, जो कि वर्तमान में हमारी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में को मजबूत करने के लिए बहुत अधिक चर्चा में है। विटामिन सी हमें प्रतिदिन लेना आवश्यक होता है और विटामिन सी के जो महत्वपूर्ण स्रोत हमारे आहार में शामिल किए जा सकते हैं वो है, सबसे पहले जो सामान्य तौर पे घरों में पाया जाता है, नींबू, साथ ही प्याज। कच्ची प्याज में नींबू से ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। हम लोग हरी धनिया का उपयोग करते हैं, लेकिन अगर विटामिन सी चाहिए तो हरी धनिया का उपयोग जो गर्म चीज़ें होती हैं उसके थोड़े सामान्य ताप पर आने के बाद ऊपर से की जानी चाहिए। अगर आप उसको छौंक में डाल देंगे तो उसका विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। विटामिन्स में सबसे नाजुक विटामिन सी होता है और जरा सा भी ताप होने पर यह नष्ट हो जाता है। साथ ही यह जरा भी लंबे समय तक उस भोज्य पदार्थ को खुला छोड़ने पर, काट के रखने पर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी का उपयोग या प्राप्ति के लिए हमको ये विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी उसका स्रोत है उसको खाने के तुरंत पहले हम काटें या उसको उपयोग में लाने के समय ही उसको तैयार करें, जैसे कि सलाद के रूप में। इसके साथ ही विटामिन सी जो अत्यंत महत्वपूर्ण सोर्स है वो है अमरूद या बीही, जिसको हम कहते हैं। अगर आप मौसम में 100 ग्राम की बीही खा लेते हैं तो दैनिक प्रस्तावित मात्रा आपकी पूर्ण हो जाती है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या बी सारे जल में घुलनशील होते हैं और यह आसानी से हमें कच्चे सब्जियां और सलाद के रूप में खाई जाने वाले पदार्थों के रूप में प्राप्त होते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए सब्जियों को कभी भी काट कर नहीं धोना चाहिए। हमेशा सब्जियों को धोने के बाद काटना चाहिए, जिससे कि उसमें उपस्थित जितने भी बी विटामिन्स हैं वो हमको शरीर के पोषक तत्व के रूप में प्राप्त हो सके। विटामिन वे जो सारे वसा में घुलनशील होते हैं उसमें पहला विटामिन होता है विटामिन ए। और जब भी हम वसा की बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में घी, तेल, मक्खन और अन्य जितनी भी वसा है वह दिमाग में आती है। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि हम प्रतिदिन वसा का सेवन जितनी आवश्यक मात्रा है उसमें नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमको वसा में घुलनशील विटामिन्स की कमी नहीं होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो विटामिन ए हमें सब्जियों से भी प्राप्त हो पाता है। सब्जियों से कैसे प्राप्त होता है? विटामिन्स जो ए है वह कैरोटीन के रूप में सब्जियों में उपस्थित रहता है। कैरोटीन को हम कैसे पहचानेंगे? जो पदार्थ जो सफ़ेद रंग की सब्जियां हैं, जैसे कि गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर में उपस्थित नारंगी रंग, यहाँ तक कि हरी सब्जियों में भी कैरोटीन उपस्थित रहता है, परंतु उसका हरे रंग के कारण वह हमें दिखलाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो शलजम है, गांठ गोभी है, इन सभी में विटामिन ए पाया जाता है। दूध भी विटामिन ए का एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है। जो पिगमेंट होता है कैरोटीन, वह हमारे शरीर में जब हम जाता है तो जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विटामिन ए में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जो लोग कभी भी वसा का सेवन नहीं करते हैं उनको भी विटामिन ए की कमी नहीं होती है, अगर वह सामान्य रूप से सब्जियों और ये कंद जैसे कि आलू इनका सेवन लगातार करते हैं। दूसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी के लिए हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। जी हाँ, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, लेकिन वह तब प्राप्त होगा जब आप वसा अपने भोजन में शामिल करेंगे। हमारे चमड़ी के नीचे एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। और जैसे ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का एक रूप है और कोलेस्ट्रॉल हमें जो वसा है सैचुरेटेड फैट उससे प्राप्त होता है। 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल का परिवर्तन सूर्य की किरणें विटामिन डी के रूप में करती हैं और विटामिन डी जो कि एक महत्वपूर्ण विटामिन है वह हमें प्राप्त होता है। वर्तमान में हमारी जीवन शैली इस प्रकार की हो गई है कि हम सूर्य की किरणों में जब आवश्यकता होती है तो कम जा पाते हैं जीवन की व्यस्तता के कारण। तो हमें वर्तमान में विटामिन डी, जिसके बारे में हम बहुत निश्चिंत रहा करते थे,
अब उसका परीक्षण कराकर उसको सप्लीमेंट के रूप में लेना आवश्यक होता है। वो दवा नहीं होती है, वो केवल एक पूरक पदार्थ होता है। तीसरा जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के हमारे रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इसकी कमी अगर जिन लोगों में हो जाती है उनके रक्त का थक्का नहीं बनता और कई बार लगातार रक्तस्राव के कारण उनका जीवन का अंत भी हो जाता है। तो विटामिन के लिवर में बनता है और वसा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। विटामिन ई चौथा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि पुनः वसा के माध्यम से प्राप्त होता है। और जब इसको वसा के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं तो यह आसानी से हमारे शरीर में अवशोषित हो जाता है। सभी वसा में घुलनशील विटामिन हमारे नर्व्स यानी हमारी नसों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वृद्धावस्था में जब वसा की मात्रा भोजन में कम हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बुजुर्गों को नर्व्स की प्रॉब्लम या न्यूरोपैथी देखते हैं। तो उस समय उनको नर्व मजबूत करने वाली दवाओं को देना पड़ता है, जिसमें कि बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में वसा उपस्थित होती है और उनकी नर्व्स को सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, रिपेयर करती है कि वह सामान्य रह सकें। विटामिन की श्रृंखला के बाद हमारा एक खनिज लवण जो अत्यंत महत्वपूर्ण था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है कैल्शियम। आप सभी जानते हैं हमारे दांतों और हड्डियों के लिए, इनकी मजबूती के लिए कैल्शियम हमारे आहार में होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। गर्भावस्था में अगर माँ के भोजन में कैल्शियम कम होता है तो जो भ्रूण होता है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैल्शियम माँ की हड्डियों से प्राप्त कर लिया जाता है। और अगर माँ की हड्डियाँ पहले से ही कमज़ोर हैं तो ऐसे शिशु की हड्डियाँ जन्म से ही कमज़ोर होती हैं। ऐसे बच्चे को जन्म लेने के बाद लगातार दांतों में समस्याएं और हड्डियों की समस्याएं बनी रहती हैं। जन्म के पश्चात लड़कियों में और लड़कों में दोनों में ही 17 से 18 वर्ष की आयु तक हड्डियों में कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, परंतु अगर उस वक्त पर्याप्त पोषणिक स्तर नहीं है तो कैल्शियम की कमी होगी और ऐसे व्यक्ति जिनका पोषण कमज़ोर रहा है वृद्धावस्था में जाकर उनको ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया यानी हड्डियों में छिद्र जैसा संरचना बनना और हड्डियों का कमज़ोर होना, यह स्थिति देखी जाती है। बहुत ज़्यादा बाद में कैल्शियम लेने के बाद में भी हड्डियों में उतनी मजबूती प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए शिशु में गर्भावस्था के दौरान और किशोरावस्था में जो पौष्टिक स्तर है उसको सामान्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह हमारे इस विषय के माध्यम से आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल है और आपके वर्तमान दैनिक जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विषय की प्रासंगिकता आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। और अगर इसको आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ में तो साथ ही आप अपने जीवन को सुधारेंगे और अपने पाठ्यक्रम को भी बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पूर्ण कर लेंगे। तो आज का हमारा जो विषय था आधारीय पोषण, इसको हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अब मैं आपको पोषण के बारे में या न्यूट्रिशन के बारे में जो विभिन्न ब्रांचेस हैं उसका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी कि हम आधारीय पोषण का जो अध्ययन है वो क्यों कर रहे हैं। जब भी हम आहार एवं पोषण की बात करते हैं तो मुख्यतः 3 शाखाएं हैं जिसके अंतर्गत हम इस विषय का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है आधारीय पोषण जो आप इस विषय में पढ़ रही हैं, दूसरा है सामान्य पोषण और तीसरा होता है उपचारात्मक पोषण। आधारीय पोषण में जो अध्ययन हम करते हैं वो है विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी, उनके जैव रासायनिक क्रियाएं, शरीर में उनके कार्य और उनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी अधिकता से होने वाली परिस्थितियां। जैसे ऊर्जा की अधिकता होने पर आपका वजन बढ़ जाएगा, कम होने पर आपका वजन सामान्य से कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम उसके बारे में जानकारी आधारीय पोषण में लेते हैं। सामान्य पोषण के अंतर्गत हम बिना किसी बीमारी के, जब व्यक्ति स्वस्थ है और उसकी उस पर्टिकुलर एज के आवश्यकता के लिए उसको दैनिक जीवन में कितनी मात्रा किस पोषक तत्व की लेना है,
इसके बारे में हम समझते हैं। इसमें गर्भावस्था और धात्री अवस्था भी शामिल है, यानी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ भी जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उनकी पोषण की चर्चा भी हम इसी सेगमेंट के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि गर्भावस्था या लैक्टेशन कोई बीमारी नहीं है, केवल एक शारीरिक अवस्था है। इसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है उपचारात्मक पोषण। जब भी मनुष्य का शरीर किसी तनाव में होता है, यानी कि उसको कोई बीमारी हो गई है, वह बीमारी चाहे हम बुखार आने की स्थिति से समझें या जॉन्डिस, टाइफॉइड यानी कि पीलिया या मोतीझिरा जैसे विशेष परिस्थितियों को समझें, उस समय पोषण में क्या परिवर्तन किया जाना है, यह व्यक्तिगत रूप से पोषणिक स्थिति तय की जाती है और यह उपचारात्मक पोषण के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो यह 3 मुख्य ब्रांचेज हैं जिसमें आप पोषण का अध्ययन करते हैं। तो पहला जो आधारीय पोषण है वह आप प्रथम वर्ष में पूर्ण करेंगे। तो आज यह परिचय आपको आधारीय पोषण से मैंने कराया है और आगे हम इन लेक्चर सीरीज़ में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रत्येक एक करके सारे खनिज लवण और विटामिन्स, इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम भविष्य के लेक्चर्स में कर पाएंगे। आप सभी ने इस विषय को समझा होगा, ऐसी मुझे आशा है और मैं आपके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।